नमस्कार दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई हुई आपदाओं पर चर्चा करेंगे। पहले जम्मू कश्मीर पर आते हैं। 14, 17 और 28 अगस्त को किश्तवाड़, कठुआ और वैष्णो देवी में बादल फटता है और वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड भी आ जाता है और इस लैंडस्लाइड की वजह से 38 लोगों की वैष्णो देवी में जान भी जाती है और पूरे पिछले अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर में 140 लोगों की जानें गई। पर हिमाचल प्रदेश का नंबर तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। इस मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में लगभग 300 लोगों की जानें जाती हैं और कई लोग लापता हो जाते हैं। इस बार की बारिश हिमाचल में इतनी खतरनाक थी कि 500 रोड्स, 1100 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर्स और उतने ही वाटर सप्लाई चैनल्स तबाह हो गए। इस अकेले स्टेट में 77 फ्लैश फ्लड्स, 41 क्लाउड बर्स्ट्स और 81 लैंडस्लाइड्स आई। इस चक्कर में हिमाचल में 2600 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। साल दर साल ये घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं और इन सब की वजह है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिससे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। पर क्या ये बात पूरी तरीके से सही है? नहीं, क्योंकि आप ये सब इंसिडेंट्स प्रिडिक्ट करके जो डेथ टोल है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में बादल फटा तो आईएमडी ने वार्निंग पहले ही इशू कर दी थी, पर हमारी नाकारा अथॉरिटीज इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी क्योंकि वहाँ जो बाबू ऑफिसर बैठे हैं उन्हें लोगों की जान की फिक्र ही नहीं है और ना ही सरकार ने उन अथॉरिटीज को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि वो इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सके। और जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो सरकार कहती है कि ये नेचर की वजह से हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पर फिर इस बात पे सवाल उठता है कि आम लोग सरकार को बादल फटने से रोकने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। आम जनता बस ये चाहती है कि ये जो डेथ टोल है, लोगों की जानें जा रही हैं, इसे मिनिमल कर सके। आम जनता ये चाहती है कि जिस जिस एरिया में बादल फटने की घटनाएं संभावित ज़्यादा हो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जिससे अथॉरिटीज लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी रहे। पर यह सवाल सुनते ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से देखें तो स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की, तो बस दोनों सरकारों के नेता एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं और फिर मीडिया में यही चलता है कि इस नेता ने उस नेता पर यह आरोप लगाया, तो आपका इस पर क्या कहना है। इन सब चीज़ों के चक्कर में जो मेन सवाल है वो भुला दिए जाते हैं। ये सब मुद्दे से भटकाने के सरकारों के पैंतरे होते हैं। गोदी मीडिया पे इस बात पे चर्चा नहीं मिलेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और बाकी हिमालयन बेल्ट बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर सरकार बिना एनवायरनमेंट का ख्याल किए रोड्स और कंस्ट्रक्शंस कर रही है। इन सब में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है चार धाम प्रोजेक्ट, जिसमें सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर रखा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कई एकड़ जंगल काटे, 55,000 पेड़ काट दिए और कितना ही सॉइल डिस्प्लेस कर दिया। कुछ सर्वेज और रिपोर्ट्स से ये पता चलता है कि जहां चार धाम प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, उस एरिया में अगर लैंडस्लाइड आ रहा है तो वो 80% लैंडस्लाइड कंस्ट्रक्शन के 100 मीटर के एरिया में आ रहा है। और इससे ये साबित होता है कि सरकार ने बिना एनवायरनमेंट असेसमेंट के ये प्रोजेक्ट पास कर दिया। तो सरकार अपनी दलील में ये कहती है कि उसे बॉर्डर सिक्योर रखने हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रोड्स जरूरी हैं। पर इस बात पर शक करते हुए हमारा सवाल है सरकार से कि आम जनता ये थोड़ा ना कह रही है कि आप सड़कें ना बनाएं, पर सरकार कम से कम एनवायरनमेंट असेसमेंट करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकती है, पर सरकार ये करना नहीं चाहती है। और इन सब दिक्कतों के अलावा एक और प्रॉब्लम है, वो है हिमालयन रीजन एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसका मतलब इस एरिया में भूकंप आसानी से आ सकते हैं और प्रॉब्लम यह है कि सरकार इस एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रही है, जिससे अर्थक्वेक का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और अगर इस एरिया में अर्थक्वेक आया तो कितनी तबाही होगी ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और इस बात पर तो हम सरकार से सवाल कर ही सकते हैं कि क्या सोचकर सरकार इस एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रही है। अब आते हैं लोकल अथॉरिटीज के सवाल पर, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए तो ये देखा गया कि नदी के बिल्कुल पास वाले एरियाज में भी एनक्रोचमेंट हुआ है, वहां अतिक्रमण हुआ है और कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो इससे लोकल अथॉरिटीज पर सवाल उठता है कि वो एनक्रोचमेंट के लिए परमिशन कैसे दे सकती है। और जब बाढ़ आती है, अगर ड्रेनेज सिस्टम उस एरिया का सही हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कम से कम होता है, पर लोकल अथॉरिटीज का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। और इस सब की मेन वजह हम सब जानते हैं, करप्शन के कारण ही कोई भी प्रोजेक्ट बिना पर्यावरण का ख्याल करे पास हो जाता है और लागू भी हो जाता है। करप्शन की वजह से ही इलीगल अतिक्रमण होता है और लोकल अथॉरिटीज इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और फिर यही होता है, जब कोई आपदा आती है थोड़े दिन शोर मचता है, फिर बात दब जाती है और कोई भी इन सब सवालों पर ध्यान नहीं देता। और जिसका काम है इन सवालों पर ध्यान देने का वो है हमारा गोदी मीडिया, जो सारा दिन एक ही पार्टी और एक ही नेता का नैरेटिव चलाता है और जब उससे फुर्सत मिल जाती है तो नफरती भाषण और देश को बांटने का काम करता है। और फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इस गोदी मीडिया के एंकर्स ये क्यों कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया ना कहें। ये थी मेरी एनालिसिस इस मुद्दे को लेकर। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।